और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी, हाँ, हमने क्या किया, एक मेटल लिया, उस मेटल का रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? V अपॉन I से कैलकुलेट किया। ओके, अब ये जो हमारे पास मेटल था, इसमें हमने कुछ वेरिएशंस किए। इस मेटल को दूसरा सैंपल लिया जिसकी लंबाई डबल कर दी, और फिर से उसका हमने रेसिस्टेंस निकाला, एंड वी फाउंड दैट रेसिस्टेंस हैज आल्सो डबल्ड। फिर हमने इसी मेटल का तीसरा सैंपल लिया, उसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी, वी कैलकुलेटेड रेसिस्टेंस, वी फाउंड इट इज 3 टाइम्स। So we made a very simple rule that resistance is directly proportionate to length. ठीक है, जितने गुना, जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज होगी उतने टाइम्स रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया। इसका हमने रेसिस्टेंस लिया, ये रेसिस्टेंस आया से 16 ओम। हमने क्या किया, इसके साथ एक कंडक्टर और ऐड कर दिया। अब ये जो इसका एरिया है, ये एरिया कैसा हो गया? डबल। अब हमने रेसिस्टेंस देखा, इट हैज रिड्यूस्ड टू हाफ। 16 से कितना हो गया? 8। एरिया कैसा किया? डबल, रेसिस्टेंस हाफ। अब हमने एरिया 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स, और हमने देखा रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया 4 टाइम्स। जो 16 रेसिस्टेंस था वो 4 रह गया। तो हमको रिलेशन पता लग गया। किस चीज का रिलेशन? हाउ रेसिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये 2 रूल हमको पता लग गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। एरिया इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। इसके बाद हमने इसके फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और हम कुछ चेंज नहीं किए, ये 2 चीज़ों से ही हमने रिलेशन लिया। ओके, दोनों को कंबाइन कर दिया। R is proportionate to L upon A। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट L अपॉन A। ये हमने एक कांस्टेंट लगाया रो। अब हम इस रो को डिफाइन करना चाहते हैं कि ये रो होता क्या है। कांस्टेंट है ये तो ठीक है, जब जब हम L और A दोनों को चेंज करेंगे, एक बार L, A और R की वैल्यू रख देंगे तो हमको रो की वैल्यू मिल जाएगी। रो की वैल्यू कितनी होगी? रो इज इक्वल टू R इंटू A डिवाइडेड बाय L। ये हमने एक वैल्यू एक बार निकाल ली। उसके बाद हम जैसे जैसे A और L चेंज करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, हमको क्या मिलता जाता है? रेसिस्टेंस। एवरी टाइम A चेंजिंग, L changing, R is changing. What is the constant to be used? Rho. तो ये एक important constant हो गया। इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। डिफाइन करने के लिए हमने यहां पर लिया, इसका हमने कुछ नाम रखा। ओके, लेट्स डिक्लेयर द नेम फर्स्ट। वी कॉल इट रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो। तो रो हुआ क्या? इफ A इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अगर हमने ले लिया 1 यूनिट, ये जो लेंथ है ये लेंथ भी ले ली 1। उसके बाद हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, V करंट को मेजर किया I, V अपॉन I को कैलकुलेट किया, क्या मिला हमको? रेसिस्टेंस।
उसको हमने यहां पर उसकी वैल्यू रख दी। अब देखिए ए कितना लिया 1, एल कितना लिया 1, तो रो किसके बराबर हुआ, रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। ये हमको डेफिनेशन देता है रो की, दैट इज रेसिस्टिविटी। अच्छा, अब ये बताइए ए और एल ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसके कांस्टेंट हैं ए और एल? हाँ, इसमें देखिए, यस, वेरी गुड, ए एंड एल। अब हमने इन दोनों को 1 1 कर दिया। हम एक दूसरा सैंपल लेकर आए दूसरे मटेरियल का, ए और एल को तो हमको मजबूरी से क्या करना पड़ा 1 1, तो हम क्या चेंज करते हैं, मेटल। फिर तीसरा मेटल लाए, चौथा मेटल लाए, हर एक का ए और एल कितना कर देते हैं 1 and 1। अगर हमने सबका ए और एल 1 कर दिया, ए और एल 1 कर दिया, तो बाकी चीजें क्या बची, ये इतनी। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन मास, इसको तो हम हाथ नहीं लगा सकते। टेम्परेचर हमने एक कांस्टेंट रखा है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, मेटल। अगर हम मेटल चेंज करेंगे तो कौन चेंज हो जाएगा, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस ही क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस ही क्या है, रेसिस्टिविटी। और अब जब हमने एरिया और लेंथ को 1 1 फिक्स कर दिया, ई और एम ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो चेंज होने की गुंजाइश सिर्फ कहां है, ओनली वन थिंग विच कैन चेंज इज मेटल, मटेरियल, दैट इज एम। ठीक है, तो अगर ये रो चेंज होगा तो किसके कारण चेंज होगा, मेटल चेंज होने से चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो है किसकी प्रॉपर्टी हो गई, आंसर है ये मेटल की प्रॉपर्टी हुई। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, फिर से मैं आपसे पूछता हूं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, क्या ये टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, क्या ये पर्टिकुलर मेटल की प्रॉपर्टी है, क्या ये गिवन सैंपल की प्रॉपर्टी है, गिवन मेटल की। क्योंकि हमने देखा ए और एल हम 1 कर चुके हैं, ई और एम ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर लिया, तो ये सिर्फ किसके साथ बदलेगा, मेटल के साथ बदलेगा। देयरफॉर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉट ऑफ द गिवन सैंपल। जैसे अब आपके सामने एग्जामिनर आता है एक्सटर्नल, सबसे पहले मैं जाके बच्चों को यही पूछता हूं कि इस तार में रेसिस्टेंस है, जिसका आप रेसिस्टेंस निकाल रहे हो, दे विल से यस। नाउ आई से कि इसको मैंने बीच से तोड़ दिया, तो इसकी रेसिस्टिविटी कम हुई कि ज्यादा हो गई, एवरीबडी विल से कि लेंथ कम हो गई, रेसिस्टिविटी कम हो गई। दे फॉरगेट दैट आई एम आस्किंग रेसिस्टिविटी एंड नॉट रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी कब चेंज होती है, जब हम क्या चेंज करते हैं, एन, मेटल। ए और एल चेंज करने से कौन चेंज होता है, रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस के फॉर्मूला में ए और एल है, रेसिस्टेंस के फॉर्मूला में ए और एल है, और रेसिस्टिविटी में हमने इन दोनों को 1 1 कर दिया। तो अब अगर हम यहां रेसिस्टिविटी लेना चाहें, रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, m अपॉन n ई स्क्वेयर टाउ। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वर्सटाइल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज गिवन बाय E अपॉन m, तो परमानेंट कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, टेम्परेचर एंड चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। ओके, अब this resistivity is equal to resistance when A is 1, L is 1. ये जो कंडीशन हमने लगाई, this will help us to write the definition of resistivity. Okay, write it down. Resistivity is resistance. This is our definition. इसमें आप देखिए हमने A को भी 1 कर दिया और L को भी 1 कर दिया।
तब रेसिस्टेंस की ही जो वैल्यू आएगी उसी को हम रेसिस्टिविटी कहेंगे। पर याद रखिए, रेसिस्टेंस इज नॉट रेसिस्टिविटी, ये तो हमने मेजर करने का एक तरीका निकाला, दैट रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू दी, यस, व्हेन A and L are same. Resistance is formed by resistivity. क्यों? क्योंकि R का फॉर्मूला यहां देखिए, R is equal to this. Resistivity is a part of total resistance. ठीक है ये। अब थोड़ा सा रेसिस्टिविटी का यूनिट बताइए। हमने रेसिस्टेंस का भी यूनिट नहीं किया है, तो पहले रेसिस्टेंस का यूनिट करते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस R। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हमने बनाया ओम। द ग्रेट साइंटिस्ट ओम, उनके नाम पर इसका यूनिट क्या बनाया गया, ओम। एंड वी विल मेंशन इट विद सिंबल O, O, एंड O को अगर आप जल्दी से लिखेंगे इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गैप बच जाता है तो ये डिजाइन ही बन गया। दिस इज ओम, बेसिकली दिस इज O। सो दिस इज ओम, दिस इज यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या होता है रेसिस्टेंस का? ओम क्या रेसिस्टेंस होता है, कितना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, कितना छोटा होता है, किस तार का रेसिस्टेंस हम 1 ओम कहेंगे, इस तार का, उस तार का, उस तार का, इस तार का, किस रेसिस्टेंस को 1 ओम रेसिस्टेंस कहेंगे, ताकि हम समझ तो सके कि अगर 1 किलो हमको कोई बोलता है तो हम उस चीज को हाथ में रखते हैं, हमको एक फोर्स लगता है और हम समझ जाते हैं कि 1 किलो क्या होता है। आप समझते हो 1 डजन क्या होता है ना? इसी तरह से हम क्वांटिटी की अपने दिमाग में इमेज बनाते हैं एंड वी शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो 1 ओम कितना बड़ा रेसिस्टेंस होता है? तो हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं 1 वोल्ट की। ये जो मेरी बैटरी है, दिस इज 1 वोल्ट बैटरी, 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये एक सिंपल। ये हमने एक रेसिस्टेंस में लगाई, उसकी करंट को नापा, करंट कम थी तो हमने क्या किया, रेसिस्टेंस को और कम कर दिया, करंट और बढ़ गई, और रेसिस्टेंस कम कर दिया और करंट बढ़ गई। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हमने रेसिस्टेंस इतना कर दिया कि वो करंट 1 एम्पियर हो गई। बढ़ के कितनी हो गई, 1 एम्पियर। अब मैंने कितना वोल्ट लगाया है, 1 वोल्ट। करंट कितनी है, 1 एम्पियर। हमने कहा ओम्स फॉर्मूला लगाओ, बताओ ये रेसिस्टेंस कितना, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, V अपॉन I, कितना आया रेसिस्टेंस, 1। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये होता है 1 ओम रेसिस्टेंस। और इसी को जब हम वर्ड्स में लिखेंगे देन वी आर डिफाइनिंग व्हाट इज 1 ओम रेसिस्टेंस। ओके, सो लेट्स डिफाइन first 1 ohm resistance, then we will define resistivity. Okay, so 1 ohm resistance, I will write it here. If V is equal to 1 and I is equal to 1, then R is equal to 1. One ohm is that resistance in which
1 ohm is that resistance in which current of 1 ampere develop when potential difference of 1 volt is applied. 1 ampere and 1 volt. 1 volt लगाएंगे तो उसमें करंट कितनी डेवलप हो जाएगी? 1 ampere. Then we will call that resistance as 1 ohm resistance. ठीक है, ये 1 ohm resistance. And now we will see resistivity. Resistivity is RAL. और ये हमने लिखा है कि resistivity is equal to resistance of a block which has got area 1L1. Now we are coming to unit of resistivity. Resistance की यूनिट हमने क्या ली थी? 1 ohm. And we have studied कि 1 ohm resistance कितना होता है. अब resistivity की यूनिट क्या होगी? यहां से मुझे बता दीजिए. ओम मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर. तो क्या आया? ओम इंटू मीटर. वंस तो नोट कर लेते हैं. यूनिट ऑफ resistivity is ओम मीटर. याद रखिए ओम पर मीटर नहीं है, ओम इंटू मीटर है. ठीक है, ओम मीटर. और इसे हम सिंबल में लिखेंगे ओम मीटर. ठीक, ओम पर मीटर नहीं लेना है, ओम मीटर लेना है. रेसिस्टिविटी. ओके, ये हो गई रेसिस्टिविटी. तो ये रेसिस्टिविटी हमको क्या दिखाती है? रेसिस्टेंस पर यूनिट कितना कितना होता है. एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ओके, कुछ चीज़ों की रेसिस्टिविटी हम जानना चाहते हैं कि कितनी होती है. रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है. एक चीज़ और देखिए, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? इट इज़ द रेसिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ ए कंडक्टर. हर फेस को कितना होना चाहिए? 1 यूनिट. डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट. तो एक ऐसी चीज हम जानते हैं, एक ऐसी शेप जानते हैं विच इज क्यूब. ये किसी भी मेटल का हमने यूनिट क्यूब बनाया. यूनिट क्यूब के जो अपोजिट फेसेस हैं, ये वाला फेस इधर से हमने कनेक्ट किया और ये फेस इधर से कनेक्ट किया और इसमें करंट फ्लो करा दी और इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया. इसका जो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं V अपॉन I, तो इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें से करंट एंटर कर रही है और जिसमें से निकल रही है, इनका एरिया कितना है? 1. ये क्या है? यूनिट क्यूब. तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? 1. तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 1. A की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1. तो इसका जो भी हम R निकालेंगे वो R ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया? रो की वैल्यू के बराबर हो गया. हमने एक और छोटी सी डेफिनेशन बनाई. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ इट्स यूनिट क्यूब. द रेसिस्टेंस ऑफ इट्स यूनिट क्यूब अक्रॉस टू अपोजिट फेसेस. अक्रॉस टू अपोजिट फेसेस, क्योंकि बाद में कई लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाने की. तो उन्होंने बोला कि साहब यूनिट क्यूब है तो हमने ऐसा किया, बैटरी का प्लस यहां लगा दिया और माइनस यहां लगा दिया. अब जो रेसिस्टेंस है ये, क्या आप इसको रेसिस्टिविटी कहेंगे? वी सेड नो, क्योंकि हमको लेंथ कितनी चाहिए? 1. इसलिए यहां से करंट एंटर होनी चाहिए तो यहां से निकलनी चाहिए. तो हमको कौन से वर्ड लगाने पड़े? बिटवीन टू अपोजिट फेसेस. इसके और इसके बीच का रेसिस्टेंस नहीं लेना है, बिटवीन टू अपोजिट फेसेस. इसको भी नोट कर लीजिए.
resistivity of a metal is resistance between two opposite faces of unit cube resistivity of a metal is resistance between two opposite faces of a unit cube of that metal. Okay. अब रेसिस्टिविटी के बाद और कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कंडक्टर की होती हैं, उसको हम लोगों ने ये तो स्टडी कर लिया कि मटेरियल में रेसिस्टेंस होता है और उसका मेजरमेंट V अपॉन I से करते हैं, मेजरमेंट V अपॉन I से करते हैं। लेकिन हमारा बेसिक क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, दे से सर V अपॉन I. V अपॉन I इज नॉट ए रेसिस्टेंस डिस्क्रिप्शन, इट इज ए मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन फेस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर मूविंग इन ए कंडक्टर। फिर से कीवर्ड क्या है? अपोजिशन। रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन, नोट करिए, व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन। ये अपोजिशन क्यों होता है? ये अपोजिशन दो रीजन से हो सकता है। अभी हम सिर्फ कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में ये रीजन होता है कोलिजन। अपोजिशन किस कारण से? कोलिजन के कारण से। अगर मैंने आपको बोला कि एक साइकिल उठाओ और इस गली के पार उस दुकान तक चले जाओ, आपने साइकिल उठाई और जाने लगे, जैसे ही जाने लगे सामने एक आदमी से टकरा गए। ठीक है, रुके, फिर साइकिल चालू की, थोड़ी दूर गए फिर टकरा गए, फिर थोड़ी दूर गए फिर टकरा गए। जितने ज्यादा आपके कोलिजन होंगे उतनी आपकी स्पीड कम हो जाएगी ड्रिफ्ट होने की। और अगर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो करंट इज NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो करंट कम हो गई। तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? नंबर ऑफ कोलिजन्स। समझ आया? तो रेसिस्टेंस किससे बिल्डअप होता है? कोलिजन से। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? कोलिजन, इन वन वर्ड। और यही वर्ड बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं होता। जिसको पूछते हैं व्हाट इज रेसिस्टेंस, दे से इट इज V अपॉन I। तो याद रखिए, रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन चार्जेस व्हाइल मूविंग इन ए कंडक्टर। द रीजन ऑफ अपोजिशन इज कोलिजन। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? यस, कौन बढ़ेंगे? हाँ, तो जिम्मेदार कौन है अपोजिशन के? कोलिजन। अगर कोलिजन बढ़ गए तो रेसिस्टेंस बढ़ गया। देयर मे बी मेनी एक्सटर्नल रीजंस विच विल इंक्रीज द कोलिजन्स, और उसके कारण रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग वो सब पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोलिजन बढ़ते। अब कोलिजन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके अंदर इतने जल्दी जल्दी मोशन होते हैं कि टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक है, तो आप भी स्पीड से जाते हैं, और अगर जिगजैग है पावर हाउस रोड का, तो फिर क्या होगा? टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज व्हेन द टाइम, बट द रीजन फॉर रेसिस्टेंस इज कोलिजन। द रीजन इज कोलिजन। तो रेसिस्टेंस किससे पैदा होता है? नंबर ऑफ कोलिजन से पैदा होता है। दूसरा, आप दूसरे रीजन भी देख सकते हैं, जैसे हमने R का फॉर्मूला देखा था। हाँ, ये अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू NEAVD। ओके, अगर हम एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लगाते हैं
करंट कम होती है, जितनी चाहिए उतनी नहीं आई। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? NEAVD। N इज व्हाट? यस। अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल किसी मटेरियल में कम है तो करंट कैसी डेवलप होगी? कम डेवलप होगी। करंट कम डेवलप होगी तो V/I रेसिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा। तो अगर कोलिजन होने के चांसेस किसी में कम है लेकिन उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कम है, तो भी उसका रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं दौड़ने के लिए। अब हमने एक गली बनाई, खूब चौड़ी बनाई, बोला कि इसमें कोलिजन नहीं होगा, इसमें आप चाहो तो 20 साइकिल चला लो, रास्ते में लोग नहीं टकराएंगे, चलो चलाओ। आपने चलाना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 साइकिल निकली, उसके बाद नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? 20 चल सकती थी। तो आंसर है उस हमारे स्टोर में 7 ही साइकिल थी, ज्यादा थी ही नहीं। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? हमारे पास n कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कम है, तो आप दौड़ाओगे किसको? ऐसे में भी करंट कम हो गई, और अगर करंट कम हो गई तो हम क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस ज्यादा हो गई। ओके, दैट इज अ वेरी पिक्यूलियर केस जो कि सेमीकंडक्टर में हमारे काम में आएगा। एनीवे, तो ये रेसिस्टेंस होता है, इसका रीजन। अच्छा, अब अगली चीज मैं इसमें क्या बताना चाहता था, जस्ट फॉरगॉट इट। आई वाज टॉकिंग अबाउट different other characteristics of material. Resistance is characteristic which help us in insulators. देखिए, हम क्वांटिटी डेवलप करना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को मैच करके। पावर हाउस से हमने इलेक्ट्रिसिटी लेकर आनी है, ये एक कंडक्टर हम ला रहे हैं पावर हाउस से 100 किलोमीटर से, जो हमारे घर में आएगा, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन कंप्रेस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे घर में आएंगे। क्यों चल रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन? बिकॉज एट दिस साइड देयर इज ए हायर पोटेंशियल, एट दिस साइड देयर इज ए लोअर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल मेरे घर में यहां पर है। ऐसे तार मैंने जोड़ दी। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? यस, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन चलकर उसका पुश लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, और यहां पर मैंने बल्ब लगाया हुआ है, ये यहां आया, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, तो बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, इसके अंदर कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे, हीट पैदा होगी, बल्ब जलेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां चल के आने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ किस चीज की जरूरत है? धक्का मारने की। समझ आया? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये इधर पावर हाउस के अंदर आपको घुसने नहीं देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर भी क्या होता है? अर्थ। ओके, और अर्थ से अर्थ ये जुड़े होते हैं। ये देखिए, सर्किट कंप्लीट हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, और यहां पर जो पावर हाउस का जनरेटर है ये इसको पुश करता है, और यहां पर कौन पहुंचता है? क्या पावर हाउस का भेजा हुआ इलेक्ट्रॉन पहुंचता है? नो, पावर हाउस का भेजा हुआ इंपल्स पहुंचता है, धक्का पहुंचता है। बस वो धक्का हमारे इस इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करा देता है, ऐसे हिला देता है, और जहां इलेक्ट्रॉन ऐसे हिला, जिसे करंट इज फॉर्म। ठीक है ना? इस तरह से करंट हमको आती है पुश के रूप में। इसीलिए याद रखिए कि पावर हाउस में जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, हमारे घर में जो कि 100 किलोमीटर दूर है, तुरंत लाइट कैसे आ जाती है? एट द इंस्टेंट, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को चलकर नहीं आना है। ड्रिफ्ट स्पीड तो 1 सेकंड में 0.1 मिलीमीटर होती है, तो कौन आता है वहां से? पुश, इंपल्स। और इंपल्स के ट्रेवलिंग की स्पीड क्या होती है? मैंने बताई आपको, इंपल्स के ट्रेवलिंग की स्पीड है 3 × 10⁸ ये कौन सा कांस्टेंट है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द स्पीड ऑफ इंपल्स ट्रेवलिंग।
तो जब भी पावर हाउस में कहीं पर भी हम स्विच ऑन करते हैं तो वहां से इंपल्स चलता है, टाइम लगता है, लेकिन स्पीड कितनी, 3 × 10⁸, विच इज अ वेरी हाई स्पीड। और वो धक्का जब पहुंचता है हमारी लाइट चालू हो जाती है तुरंत, हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, ओके। तो हम ये बात कर रहे थे, फिर से देखिए, इसमें करंट फ्लो हो रही है। क्या हुआ, ये तार बहुत लंबी है, इधर ध्यान दीजिए, 100 किलोमीटर। तो रास्ते में ये सैग हो गई, गिर गई, और यहां से ये इसने अर्थ को छू लिया। अगर ये यहां से ऐसे लटक गई और इसने अर्थ को छू लिया तो ये इलेक्ट्रॉन का पुश यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, और सब इलेक्ट्रॉन ने इसको आके बोल दिया हमने काम कर दिया, वापस आ गए काम करके। हम क्या देख रहे हैं, हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। दिस इज व्हाट, थोड़ा शब्द याद रखिए, इतना बड़ा सर्किट था, इस सर्किट को छोटा कर दिया। छोटा करना इज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ आया शॉर्ट सर्किट शब्द कहां से आया? तो परसों आंधी चली, एक तार गिर गया, खंबे से गिर के वो अर्थ से कनेक्ट हो गया, सारे इसके इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए, और इलेक्ट्रिशियन ने क्या बोला, सर तार गिर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ये चीज हमारे घर में भी होती है, हमारे घर में भी हमने बनाया, पर अभी मैं उस पर बात पे आऊंगा। फिर से एक बार शॉर्ट सर्किट करेंगे हम लोग। फिलहाल हम चाहते हैं कि ये अर्थ से टच मत हो, लेकिन 100 किलोमीटर हवा में तो आएगा नहीं, तो हमको बीच में पोल लगाने पड़ते हैं। यहां पर हमने ऐसे पोल लगाया, अब पोल लगाया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन चलकर आ गए। अब हम चाहते हैं कि पोल तो रहे जो कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां बीच में एक पत्थर का टुकड़ा लगा देते, यहां पर ये। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये मटेरियल हम पढ़ चुके हैं, दिस इज इंसुलेटर, सब ने देखे हैं। ये काले रंग के इंसुलेटर लगे रहते हैं, तार जो है उस काले रंग के पत्थर में बांधते हैं और उस पत्थर को नीचे के पोल में नट बोल्ट से लगा देते। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं उतर सकते बिकॉज ऑफ इंसुलेटर। तब वो इलेक्ट्रॉन इसमें चलते 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 हमारे घर पे आते हैं। वी टेक केयर कि उस इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी अर्थ पे जाने का मौका नहीं मिले। अगर मिला तो वो हमारे बल्ब में नहीं आएगा, अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट टारगेट कौन है, हाँ, हर जगह से उसको अर्थ पे जाना है। तो अगर दीवार के साथ हमारे तार में से इंसुलेशन जल गया तो वहीं से अर्थ में चला जाएगा, फिर हमारे बल्ब में नहीं आएगा, राइट। इसलिए हमको हर जगह क्या चाहिए, इंसुलेटर, और इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो हो, इसके लिए क्या मिलना चाहिए। अगर हम इसको जीरो करना चाहेंगे, मिनिमाइज करना चाहेंगे, तो ये कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी वेरी वेरी हाई। इसलिए इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेसिस्टेंस। मोर इज द रेसिस्टेंस, बेटर इज द इंसुलेटर। समझ आया? और दोनों में हम क्या बोल रहे हैं, मोर। मोर इज द इंसुलेटर, मोर इज द रेसिस्टेंस। मोर इज द इंसुलेशन क्वालिटी, मोर इज द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी। ठीक, हमने कहा ऐसी एक प्रॉपर्टी थोड़ा कंडक्टर की भी बताओ। नहीं तो क्या होता है कि इसके अंदर इतने कोलिजन होते हैं कि ये तार गर्म होता है तो वैसे ही उसकी एनर्जी बहुत सारी निकल जाती है, आधी एनर्जी रास्ते में निकल जाती है। तो इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे मोर या बेटर इज द कंडक्टर, मोर इज दिस कैरेक्टरिस्टिक। अगर मोर इज रेसिस्टेंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बेटर इज इंसुलेटर। बेटर कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक को कहलाते हैं कंडक्टिविटी। समझ भी आता है, मोर इज कंडक्टिविटी, बेटर इज कंडक्टर। अच्छा, अब कंडक्टिविटी इस शब्द को देखिए, किस मटेरियल की कंडक्टिविटी अच्छी होगी, आंसर है जिसका रेसिस्टेंस कम होगा।
जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी। तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया 1/R। इसी को हम क्या बोलेंगे? यस, थोड़ा सा नाम को ध्यान दीजिए। R इज व्हाट? रेसिस्टेंस, ANCE लास्ट में। तो ये जो है दिस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? इंसुलेटर्स की। कंडक्टेंस, ओके। फिर से, व्हाट इज रेसिस्टिविटी? इट इज रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अगर हम उसको उल्टा कर देंगे then we get a quantity this, and this we will call conductivity. Conductivity ये क्या है? रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। कंडक्टिविटी भी मटेरियल की। रेसिस्टिविटी क्या बताती है? कि वो कितना रेसिस्ट करता है। कंडक्टिविटी क्या बताती है? कितना कंडक्ट करता है। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? कंडक्टर्स की। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? इंसुलेटर्स की। समझ आया? तो हम कम शब्द को यूज नहीं करते कि रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज द राइट लैंग्वेज। ओके। लेकिन as a physician, as a physics student, we know both are related to each other and this is the relation. फिर से अब इनकी थोड़ा यूनिट बोल दीजिए। R is what? ओम। R को उल्टा करेंगे तो क्या बन गया? कंडक्टेंस। तो ओम को उल्टा कर दो, इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है? सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज व्हाट? मो। बाद में इसकी हमने एक और यूनिट रखी, क्योंकि जिसको यूनिट बोलते थे वो हंस देता था आपके जैसे। तो साइमन। और इसका जो सिंबल बनाते हैं, दिस इज 1/ओम। सो वी राइट इट पावर -1। ठीक है? ये कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी आप कर सकते हो, खुद ही बनाइए। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर। दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है? सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और आती है, दैट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ऐसा भी होता है, आजकल तो हर चीज मिनी आने लगी है। तो मिनिएचर फॉर्म्स और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये कैसा होता है? ये जो आप कंडक्टर देख रहे हैं, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, रेसिस्टेंस नापते हैं, ये हमारी लैब में होता है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है। इतना बड़ा होता है कि हमको दिखता है। दिखता है तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, नहीं दिखता है, अंदर होता है, 10⁻⁻⁶ से भी छोटा होता है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारे पास रिलेशन है I = V/R। I को हम लिख सकते हैं नहीं, J × A। व्हाट इज J? करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज द करंट। I = JA and this we can write as V E × length।
लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय आर, आर को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, रो एल अपॉन ए। फिर से V का छोटा फॉर्म क्या है? E, क्योंकि E में L को मल्टीप्लाई करते हैं तो V मिलता है। तो मैक्रोस्कोपिक बड़ा कौन है? V। माइक्रोस्कोपिक कौन है? E, जो कि एक एक एटम के अंदर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से I क्या है? टोटल करंट, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, और उसके अंदर में जो है छोटा छोटा फॉर्मेट माइक्रोस्कोपिक, वो कौन है? J। रेसिस्टेंस का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, जो मटेरियल के एक एक वॉल्यूम के साथ लगा है, दैट इज रेसिस्टिविटी। सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्मॉलर फॉर्म में, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। एंड नाउ डू द कैंसलेशंस। और बताइए कैंसलेशन करके ये क्या बनेगा? तो कैंसलेशन करके हमने बनाया J इज इक्वल टू A, यहां पर आया, इसके साथ कैंसल हो गया, L कैंसल हो गया। सो J इज इक्वल टू E अपॉन रो। 1 upon rho is what? Conductivity. So this we can write as current is equal to conductivity into electric field. Current density is equal to vector. तो करंट डेंसिटी कौन सी दो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, और दूसरा नहीं, कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा है। हमने ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट कर दिया, इनवर्स लेते तो क्या लेते? रेसिस्टिविटी। पर हम निगेटिव नहीं लेना चाहते, करंट बढ़ानी है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? कंडक्टिविटी को। डायरेक्ट लेते तो ये जो है, दिस इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। समझ आ गया? रिलेशंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ये हमको पता है। R A अपॉन L, ठीक है ना? ओके, या R इज इक्वल टू, इसमें हमारे नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि हमको अपने कंसेप्ट क्लियर हैं कि नहीं, कुछ सिचुएशन क्रिएट की जाती है एंड वी आर आस्क्ड अबाउट इट। जैसे वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन इज, एक कंडक्टर के कुछ रेसिस्टेंस है R, इसको हमने ऐसे खींच के डबल कर दिया, इसको खींच के लेंथ को डबल कर दिया। नाउ व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस? तो इसको हम कैसे बनाते हैं? रेसिस्टेंस में जब हम खींच तान करते हैं, क्या क्या चीज चेंज हो रही है? एरिया एंड लेंथ। ये बताइए सबसे पहले हमारा टेस्ट कि हम कांस्टेंट्स को पहचानते हैं कि नहीं। पहली सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में क्या क्या चीजें बदली और क्या क्या नहीं बदली, सोचिए और बोलिए। लेंथ, एरिया बदला, लेंथ डबल हुई, वो तो मैंने बोला आपको। और क्या नहीं बदला? रेसिस्टेंस से रिलेटेड आंसर है मटेरियल नहीं बदला। मटेरियल नहीं बदलने से कौन सी चीज नहीं बदलती? रेसिस्टिविटी। दोनों केसेस में क्या चीज सेम है? रेसिस्टिविटी। देखिए आर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? रेसिस्टिविटी, लेंथ और एरिया, इन्हीं तीनों की बात करिए। रेसिस्टिविटी बदली क्या? नहीं। लेंथ बदली क्या? एरिया बदला क्या? थोड़ा सा अकल लगाइए भाई। देखिए मैं ना आपको दो केसेस बताता हूं, दोनों के शब्दों पे ध्यान दीजिए। आई हैव टेकन वन वायर ऑफ ए पर्टिकुलर लेंथ। इन सेकेंड केस आई हैव टेकन वायर डबल द लेंथ। एक मैंने सैंपल उठाया 10 सेंटीमीटर का, फिर इसको रख दिया। दूसरा सैंपल उठाया 20 सेंटीमीटर का। लेंथ कैसी हो गई? डबल। एरिया कैसा है? सेम। फिर से ये मैंने उठाया 10 सेंटीमीटर, इसी को पकड़ा और खींच दिया 20 सेंटीमीटर। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? आंसर वॉल्यूम कांस्टेंट है।
मटेरियल तो मैंने और उसमें ऐड नहीं किया, तो जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसी तार को हम खींचते चले जाएंगे तो वो हमेशा उतनी मोटी रहेगी क्या? पतली होती जाएगी। सो एरिया विल चेंज। कब एरिया चेंज होता है और कब नहीं होता? हाँ, सेम वायर को अगर हम खींचेंगे एरिया कम हो जाएगा, और अगर नहीं खींचेंगे, वायर की लंबाई डबल लेंगे तो एरिया सेम रहेगा। सो व्हेनेवर ए वायर इज ड्रॉन टू डबल द लेंथ, ड्रॉन खींचा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वायर इज ड्रॉन, खींचा गया टू डबल द लेंथ। जैसे ही ये क्वेश्चन आता है हम इसको चेक करते हैं। रो कांस्टेंट, एल एंड ए चेंज, वी वॉल्यूम नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि हमने दूसरा वायर नहीं उठाया जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा या छोटा होगा, वही वॉल्यूम है, वही मास है। मास, डेंसिटी, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। पहली बार जब हमने नहीं खींचा था तो इसका एरिया ए था और लेंथ एल थी। दूसरी बार जब हमने इसको खींच दिया तो इसका एरिया A2 हो गया और लेंथ L2 हो गई। लेकिन क्या नहीं बदल सकता? वॉल्यूम, क्योंकि हम और मटेरियल ऐड नहीं कर रहे। सो सेम वॉल्यूम है तो हमें फॉर्मूला क्या मिला? जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी एरिया कम होते जाएगा। इसको रिलेशन को हमने सेव कर लिया। अब पहली बार रेसिस्टेंस कितना? रेसिस्टेंस इन द फर्स्ट सैंपल इज रो इंटू L1 अपॉन A1. रेसिस्टेंस फॉर द सेकेंड सैंपल इज रो L2 अपॉन A2। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? रेसिस्टेंस 2। तो रेसिस्टेंस 2 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दीजिए। R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 करिए, कितना हो जाएगा? रो कैंसल, दिस अपॉन दिस उल्टा हो गया। L2 L1 A1 A2। R2 L2 अपॉन A2 करेक्ट, डिवाइडेड बाय R1 L1 अपॉन A1। ये आ गया, ये समझ आ गया। व्हाट इज गिवन टू अस? लेंथ कैसी की हमने? डबल। डबल लेंथ का क्या मतलब है? L2 इज इक्वल टू 2L1। अगर L2 इज इक्वल टू 2L1 है तो ये क्या हो गया? 2L1 अपॉन L1 इज 2। तो A2 किसके बराबर हुआ? A2 इज इक्वल टू, यानी अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है। सिंपल। ओके, अब यहां पर आ जाइए। L2 अपॉन L1 को क्या लिख सकते हैं? बताइए। L2 अपॉन L1 को क्या लिख सकते हैं? A1 अपॉन A2 कर देते हैं यहां पे। अब बताइए A1 अपॉन A2 किसके बराबर है? वहां से देखिए। ठीक है ना? तो A1 अपॉन A2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। R2 अपॉन R1 कितना आया? 4। सो R2 कितना हुआ?
4 times R1. So when a wire is drawn to double its length, what is the change in resistance? This becomes 4 times. Yes. तरीका समझ आया आपको? ओके, ये अब आप नोट करेंगे। अब इसका जनरल फॉर्मूलेशन देखिए। अभी हमने कितने टाइम्स खींचा था इसको? 2 टाइम्स। ए की पावर कितनी आई? 2। 3 टाइम खींचेंगे तो क्या होगा? ए की पावर A1 अपॉन A2 की पावर 3 आ जाएगी। 3 आएगी कि 9 हो जाएगा? मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, क्योंकि एक डिफिकल्टी लेवल ऊपर आप जाएंगे तो जनरल फॉर्मूला आएगा। लेट्स मेक इट। अगर हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, ये तो सबको समझ आ गया। वी टेक द एग्जांपल L इंक्रीज n टाइम्स, तो क्या होगा? A डिक्रीज n टाइम्स। तो रेसिस्टेंस फर्स्ट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। रेसिस्टेंस सेकंड रो L कितना हो गया? इंक्रीज्ड n टाइम्स NL। एरिया डिक्रीज्ड n टाइम्स रो A अपॉन N, ठीक है। ये कितना छोटा तरीका बनाने का। हम लोग इसको 2 के लिए भी यूज कर सकते थे। इसके पीछे छिपा हुआ जो चीज हम नहीं लिख रहे वो क्या है? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ओके, अब इसको देखिए। ये n ऊपर चला जाएगा, n स्क्वेयर रो L अपॉन A। R2 is equal to रो L n टाइम्स इंक्रीज, एरिया n टाइम डिक्रीज। ये आ गया कौन? R2। R1 फिर से, R1 क्या था? रो L अपॉन A। R2 में L इंक्रीज हो गया n टाइम्स, A डिक्रीज हो गया n टाइम्स। दिस सिंप्लीफाई किया ये। अब इसमें इसको पहचानिए, ये कौन है? R1। तो R2 किसके बराबर हुआ? यस, n स्क्वेयर R1। ये जनरल फॉर्मूला है जो हमको हमेशा याद रहना चाहिए। किसी भी तार को, एक तार को हमने 4 टाइम्स खींच दिया, रेसिस्टेंस कितना चेंज हुआ? 16 टाइम्स। फिर से सुनिए। ए वायर हैड ए रेसिस्टेंस ऑफ, अब क्वेश्चन में बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव में कैसा आएगा। ए वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इट इज स्ट्रेच्ड 4 टाइम्स इट्स लेंथ। हाउ मच इज इट्स रेसिस्टेंस? 1 2 3 4 ऑप्शन। क्या चॉइस करेंगे आप? फिर से रेसिस्टेंस ओरिजिनल 10 ओम, stretched how many times? 4 times. What is the new resistance? कैसे? n की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू how many times length is increased? 4 times. Yes, कितना? कोई 160 बोला? आपकी क्लास नहीं है ये। यस, n का स्क्वायर करना है। n कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 4 टाइम्स। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 मल्टीप्लाइड बाय R1। ओरिजिनल R कितना था? 10। तो 16 इंटू 10 160 ओम। अगर ये एग्जाम में आता है, यू शुड टेक 2 to 3 सेकेंड बस, क्योंकि आपको n का फॉर्मूला मालूम है। फिर से, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 2 टाइम्स, कितना इंक्रीज हो जाएगा रेसिस्टेंस? 4। 2 का स्क्वायर। 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो अब याद रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से
हम ये जनरल फॉर्मूला बनाकर उस ट्रिक को याद कर लेते हैं, जिसको कोचिंग सेंटर वाले आपको क्या बोलते हैं कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक हमने खुद डिराइव की है, निकाली है। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही बनती हैं। तो जब तक आप बेसिक फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे आप शॉर्ट ट्रिक बना नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, इसका जो बेसिक था ये पूरा इतना तामझाम नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आया कि उसको हमने 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। वो यही करेंगे, थोड़ी सी गड़बड़, 1.5 टाइम्स, 3/2 टाइम्स, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9/4 टाइम्स। दैट्स ऑल। 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम इतना सब कर चुके हैं। समझ आया? ओके, सो विल क्लोज इट टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल स्टडी टुमारो।